ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 56वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद को हम देख रहे हैं। इसमें 11वां अधिकरण आकृत्य अधिकरण चल रहा है और इसमें 33वें सूत्र के भाष्य को हम देख रहे थे। 33वें सूत्र में सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए बात को स्थापित किया या कर रहा है कि शब्द आकृति का वाचक होता है, व्यक्ति का वाचक नहीं होता है। इसी संदर्भ में पूर्व पक्षी ने जो बातें रखी उसका और समाधान आगे हम भाष्य में देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 270 प्रथम पंक्ति 272 पृष्ठ संख्या 272 प्रथम पंक्ति। हाँ, यदि य एव लौकिका तो एव अर्थात् य एव लौकिका तो एव वैदिका हाँ, तो एव अर्थात्। ये वाक्य रचना ठीक नहीं है, लेकिन उसका तात्पर्य हमारे को लेना पड़ेगा। या एव भी देखो यहां पर इन्होंने कोष्ठक में लगाए हैं। यदि लौकिकास्त एव अर्था, तो यदि य एव लौकिकास्ते एव, हाँ, इसका तात्पर्य तो वही है। यहाँ पर ये वाक्य रचना टूटी हुई है, अब जैसी भी है उपलब्ध हो रही है, लेकिन हम अर्थ इसका समझ ही रहे हैं पृष्ठभूमि के आधार पर कि जो लौकिक हैं वैदिका अर्था, य एव लौकिका अर्था त एव वैदिका अर्था। यहाँ तक शब्द के लिए भी बात है, यहाँ पर वही शब्द है और वही अर्थ है, दो बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ आप इस वाक्य में केवल अर्थ लेकर के भी कर सकते हैं। यदि य एव लौकिका अर्था त एव वैदिका, अर्थः को दोनों जगह लेंगे, वैदिका को लौकिका के विपरीत अध्याहार करके यहाँ पर संगति लगाएंगे। युधिष्ठिर जी ने देखो इसका क्या किया है। यदि जो ही अर्थ लौकिक हैं वे ही वैदिक हैं, ठीक है, ये करना ही पड़ रहा है, यहाँ वैदिक को इनको लाना पड़ रहा है ना, ये तो अर्थ नहीं बनेगा, त्रुटित वाक्य है। अग्रिमे पृष्ठे टिप्पण्यां द्वितीया टिप्पणी अत्र न आकृतिर्जाति, तो अत्र इति को अभिप्राय अस्मिन् पंक्तौ अथवा अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् शास्त्रे वा। ये जो इन्होंने ऊपर दिया है इति चेत व्यक्ति पदार्थ कस्य आकृति चिन्ह भूता भविष्यति। वैसे तो आपका प्रश्न ये है कि यहाँ जो आकृति शब्द लिखा हुआ है पृष्ठ 273 पर और नीचे टिप्पणी इन्होंने दे दी है कि अत्र न आकृतिर जाति, यहाँ आकृति का मतलब जाति नहीं है। वैसे आकृति का मतलब जाति भी लिया जाता है, व्यक्ति और आकृति, व्यक्ति और आकृति की जगह जाति, ये चलता है। लेकिन न्याय दर्शन में व्यक्ति अलग है, आकृति अलग है और जाति अलग है, तीन अलग अलग की है। यानी आकृति को जाति से वहां अलग करके लिखा है, वो संस्थान विशेष जो है उसका, उसको आकृति के रूप में लिया गया है। तो यहां इस संदर्भ में जब आकृति शब्द आ रहा है तो कहीं तो जाति जैसा लग रहा है, हम और जगह ले ही ले रहे हैं, लेकिन इस जगह पे खासतौर से ये कहना चाह रहे हैं टिप्पणी में, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पर जाति अर्थ न लेकर के और आकृति यानी संस्थान विशेष स्वरूप वो ही लेना चाहिए, ये इन्होंने टिप्पणी दी है यहाँ पर। मतलब इसी जगह पे व्यक्ति पदार्थ कस्य आकृति चिन्ह भूता भविष्यति, व्यक्ति वो पदार्थ है और आकृति उसका चिन्ह हो जाएगी कि इस प्रकार की आकृति वाली ये व्यक्ति है, गौ व्यक्ति है, इस तरह की आकार प्रकार वाली ये है। तो यहां वो संस्थान विशेष को ले रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। बाकी उसको आप जाति से भी लेंगे, जब हम जाति का प्रयोग करते हैं तो वहां भी तो आकृति आ जाती है उसमें। शासनादिमान ककुतमान ये जो सारा हम बोल रहे हैं तो ये उसके संस्थान विशेष को ही तो बोल रहे हैं जाति को बताते हुए। तो उस दृष्टि से अगर जातीय अर्थ भी लेते हुए चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं लग रही है इसमें। पर ठीक है, इसको मतलब ये और हटा करके ये कहना चाह रहे हैं, चल सकता है।
आकृति जाति भी चल सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पर इन्होंने टिप्पणी दी है, ठीक है, नहीं हो सकती तो उसको केवल संस्थान विशेष देंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह घट रहा है, इतना ही है। बाकी जाति में भी कोई आपत्ति तो लग नहीं रही है, क्योंकि सब जगह हम आकृति का मतलब यहां जाति ही लेकर के चल रहे हैं। आकृति का मतलब यहां जाति ही तो लेकर के चल रहे हैं हम। हाँ है, भेद किया नहीं है वहां पर। तो जहां स्पष्ट भेद होगा तो वहां भेद मान करके चलेंगे, वहां गोबलीवर्धन न्याय से जाति और आकृति को अलग अलग कर लेंगे, और नहीं तो दोनों को मिला करके एक ही रूप में, पर्याय के रूप में प्रयोग कर लेंगे। अग्रे तत्रैव भाष्ये य एवं आकृति ही स गौरीति। तो स गौरीति स गौ व्यक्ति रीति अथवा स गौ? हाँ, यह एवं आकृति, ये पूर्व पक्षी है ना, जो आकृति है वही गौ है। गौ व्यक्ति अथवा व्यक्ति, व्यक्ति, गो व्यक्ति, क्योंकि तो व्यक्ति को कहना चाह रहे हैं ना। शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो पूर्व पक्षी का ये सूत्र है। तो जो ये आकृति है वही गौ है, यानी गौ व्यक्ति, गो व्यक्ति कहना चाहते हैं। नीचे देखिए ना, इन्होंने लिखा भी होगा, जो इस आकृति वाली है वह गौ है। इन्होंने व्यक्ति लिखा नहीं, लेकिन ये व्यक्ति ही आएगा, अर्थ गो व्यक्ति ही आएगा, पूर्व पक्षी का है। और 75 275 पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति भाष्य, भाष्य की दूसरी पंक्ति, वचनम आकृतौ संभवति यदि आकृति ही अर्थवा सेन शब्द हो। तो पृष्ठ 275 पर 33वां सूत्र और भाष्य की दूसरी पंक्ति। हाँ, वचनम आकृतो संभवति। आकृति जाति, तो जाति को नित्य भवति। जाति तो नित्य होती है, पर ठीक है, यहाँ आकृति वो स्वरूप वाला ले लेंगे, वहां पर यहाँ पर स्वरूप वाला लेंगे, लेकिन जाति साथ में जुड़ी हुई है। शेन चिन्हम चिन्वित इति वचनम आकृतो संभवति, यहाँ स्वरूप ही अर्थ लिया जाएगा। आकृति मतलब यहाँ पर स्वरूप। भाई शेन आप उसको देखो, दोनों तरह से ले सकते हैं। वहां जो बनने वाला है वो शेन की स्वरूप वाला बनेगा। यहाँ आकृति मतलब जाति ना होकर के वो जो उसका घेरा है, आकार विशेष है, वो गृहित हो रहा है। सीधा सीधा तो ये अर्थ आ रहा है। लेकिन यहां जिस समय हम जाति अर्थ भी लेंगे तो उससे जाति गृहित होती है। तो जाति मतलब वहां शेनत, तो उसका जो आकार है वो वहां पर दिखाई दे रहा है। शेन व्यक्ति नहीं है। शेन का कोई, शेन में जो सामान्य धर्म है, शेन में जो आकृति विशेष ये सामान्य धर्म है, वो वहां पर दिखाई दे रहा है। तो सामान्य धर्म जो हुआ वो जाति हो गया। उस दृष्टि से आप इसको जाति भी ले सकते हो, लेकिन सीधे देखेंगे तो यहाँ आकार विशेष ही लिया जाएगा। व्यक्ति अनित्य भवति, जाति तो नित्यम भवति। हाँ, एक दृष्टि से ठीक है कि जाति नित्य होती है। जाति नित्य होती है। चयनम कथम संभव, निर्माण कैसे होता है? हाँ, तो वो जो आकार किया जा रहा है वो तो, उसका जो आकार है वो तो नित्य रहता ही है। व्यक्ति है वो निर्माणम भवति। व्यक्ति तो वहां पर चिति बन रही है, वो चिति बन रही है, चबूतरा बन रहा है वहां पर आपके लिए, स्थल बन रहा है, स्तंडिल बन रहा है। व्यक्ति तो वास्तव में वो है वहां, लेकिन उसको जो शेन के आकार का कहा जा रहा है, तो शेन का जो आकार है वो तो और जगह भी विद्यमान है। ये नष्ट भी हो जाएगा, ये चबूतरा नष्ट भी हो जाएगा। चबूतरा उत्पन्न हुआ है, उससे पहले भी शेन आकृति दूसरी जगह है, और चबूतरा नष्ट हो जाएगा तब भी शेन आकृति तो रहेगी। जैसे व्यक्ति के मरने पर जाति नहीं मर जाती ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति उत्पन्न हुआ, मनुष्य उत्पन्न हुआ या गाय उत्पन्न हुई, तो उसमें गोत्व है, मनुष्यत्व है, तो व्यक्ति के साथ साथ जाति भी तो आई वहां पर। और व्यक्ति चला गया तो वहां जो जाति थी वो चली गई है, नहीं चली गई ना। अन्यत्र तो बात, अन्यत्र तो है। नित्यता आप अन्यत्र देख करके ही तो बताएंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो शेन का आकार है वो अन्यत्र तो है, बस इसलिए नित्य है। आप देख रहे हो वहीं पर ही, आप वहीं पर ही देख रहे हो कि देखो यहां नष्ट हो गया, तो मैं वहीं देखने के लिए आपके लिए मैंने दूसरा उदाहरण दिया, तो आपने अन्य जगह का ले लिया। यहां मैं अन्य का बोल रहा था तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब आपने खुद ने बोल दिया अन्य का। नहीं, यजमाना चयनम करती, व्यक्ति है वो चयनम करते
तो व्यक्ति जो जिस व्यक्ति का चयन करता है वो तो स्थंडिल है, चबूतरा है, उसका चयन कर रहा है वो तो। तत्रैव चयनं संभव। हाँ, जातो तो संभव है ना। उसमें ये जो शेन है, तो शेन व्यक्ति है क्या वहां पर? सिद्धांति ने यही तो कहा। आप कह रहे हो कि वहां शेन व्यक्ति है। शेन व्यक्ति है वहां पर? शेन व्यक्ति है तो शेन तो व्यक्ति नहीं है। शेन व्यक्ति तो वो पक्षी होता है, वो तो वहां नहीं बना है चुनने से। पक्षी सदृश व्यक्ति तो सदृश है, सामान्य है। सदृश मतलब सामान्य ले लिया अब आपने। अब ये व्यक्ति नहीं रहा है, व्यक्ति नहीं रहा है। व्यक्ति असाधारण विशेष होता है। तेन सदृशा तो बहवः भवन्ति परंतु तत्र एकस्य व्यक्तेः निर्माणं भवति न तु जातेः। जिस व्यक्ति का, देखो आप शब्दों को पकड़, जिस व्यक्ति का निर्माण हो रहा है वो स्थंडिल है। आप शेनत्व जहां देख रहे हैं, शेन सदृश, ये तो सामान्य है आएगा, और सामान्य है तो जाति या आकृति लेंगे। नहीं, तत्र व्यक्तो अपि तो। लेकिन शेन व्यक्ति तो नहीं है ना वहां पर। ये शेन व्यक्ति कहाँ है? आप व्यक्ति अर्थ लोगे तो शेन शब्द का व्यक्ति अर्थ ले रहे हो तो शेन, वहां पक्षी कहां बन रहा है? ईंटों को चुनने से व्यक्ति शेन पक्षी बन रहा है क्या? वो जो व्यक्ति आप देख रहे हो वो तो स्थंडिल है। तदपि तो शेन सदृश अस्ति। शेन सदृश है तो शेन शब्द किसको बता रहा है? व्यक्ति को या सदृश्य को? सदृशता को बता रहा है ना, समानता को बता रहा है, तो जाति आकृति को बता रहा है। यही सिद्धांति का कहना है। गृहस्य निर्माणं भवति तो व्यक्ति निर्माणं भवति जातेः निर्माणं। व्यक्ति का होता है, गृह का कौन मना कर रहा है? तो ऐसे वहां भी चबूतरे का निर्माण होता है, कौन मना कर रहा है? न तत्रापि चबूतरे का हो रहा है निर्माण, शेन का नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। और जो निर्माण हो रहा है तो वो उसकी सादृश्य से, उसके आकार का हो रहा है, आकृति का हो रहा है, जाति का हो रहा है, आकृति का हो रहा है। वहां पर आकृति शब्द ज्यादा संगत है, वहां पर जाति से फिर भ्रांति पैदा हो जाएगी। उस शेन आकृति का निर्माण हो रहा है वहां पर। शेन शब्द से वहां क्या लिया जाएगा? तो आकृति ही ली जाएगी। और कोई? ओ पृष्ठ संख्या 270 भाष्य के ऊपर से चौथी पंक्ति। तेन व्यक्त्यंतरे वृत्तिरदोषः न हि तत् सामान्यम्। तात्पर्य तेन व्यक्त्यंतरे वृत्तिरदोषः, ठीक है, न ही तत्सामान्यम। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, नहीं सिद्धांति का। एक मिनट रुको, ये हाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ना, न इति उच्यते, यहां से पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सिद्धांति की बात का खंडन कर रहा है। क्या कह रहा है? तेन व्यक्त्यंतरे वृत्ति ही अदोषा। व्यक्त्यंतर में जो वृत्ति है, वृत्ति यानी शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसमें दोष नहीं है। सिद्धांति ने कहा था व्यक्त्यंतर में शब्द का प्रयोग करोगे तो ये दोष होगा। व्यक्त्यंतर में प्रयोग करोगे तो ये दोष होगा। क्यों दोष होगा? क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द व्यक्ति को बताता है। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि यदि वो शब्द एक व्यक्ति को कह रहा है, एक व्यक्ति को कह रहा है, तो वही शब्द दूसरे व्यक्ति को नहीं कह सकता है, क्योंकि शब्द व्यक्ति को कह रहा था और व्यक्ति विशेष होता है। अब दूसरा जो व्यक्ति है उसको वो शब्द नहीं कहना चाहिए, उस शब्द के द्वारा दूसरे व्यक्ति को नहीं कहा जाना चाहिए, दोष बताया था। तो उसका समाधान ये कर रहा है, जो ऊपर समाधान दिया उसके अनुसार, कि तेना व्यक्त्यंतरे वृत्तिर अदोषः। व्यक्त्यंतर में वृत्ति यानी शब्द का प्रयोग हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सिद्धांति ने कहा था दोष है, ये कह रहा है कि दोष नहीं है। पीछे जो वर्णन बता के यहां उसको कह रहा है, उपसंहार कर रहा है कि इसमें दोष नहीं है। क्यों? नहीं तत्सामान्यम, वो सामान्य नहीं है। सिद्धांति ने कहा था कि आप इससे सामान्य को कथन कर रहे हो। एक शब्द इस व्यक्ति को कह रहा है, एक शब्द इस व्यक्ति को कह रहा है, वही शब्द। तो ये शब्द वहां भी क्यों प्रयोग हो गया, वहां भी क्यों प्रयोग हो गया? व्यक्ति के आधार पर हुआ या सामान्य के आधार पर हुआ? तो सिद्धांति का कहना था कि सामान्य के आधार पर हुआ। एक पशु भाग गया तो उसकी जगह दूसरे पशु को लेके आए, उसी रंग के, उसी आयु वाले, व्यक्त्यंतर हुआ। उसमें क्यों उसी शब्द का प्रयोग हो गया? व्यक्ति तो भिन्न भिन्न है। भाई आपका नाम वेद प्रकाश है, आपकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, आप नहीं हो तो दूसरे को वेद प्रकाश नाम से ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना, क्योंकि वेद प्रकाश शब्द व्यक्ति को कह रहा है, जाति को नहीं कह रहा है। हमारे जो नाम हैं ये सब नाम व्यक्ति को कह रहे हैं, जाति को नहीं कह रहे हैं। सत्यजित नाम भी एक व्यक्ति को कह रहा है, जाति को नहीं कह रहा है। न मनुष्य जाति को कह रहा है, किसी भी जाति को नहीं कह रहा है।
हमारे जो नाम हैं ये व्यक्ति को कह रहे हैं। तो यदि शब्द व्यक्ति को कह रहा है तो वो व्यक्ति यदि नहीं है तो वो शब्द अब दूसरे व्यक्ति में प्रयोग नहीं हो सकता। सिद्धांती आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी पर, दूसरे व्यक्ति में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रयोग हो रहा है तो क्या मतलब हुआ, वहां सामान्य है कुछ ना कुछ। जैसे कि प्रधानमंत्री शब्द एक व्यक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, दो व्यक्ति नहीं है ना, पूरे भारत में प्रधानमंत्री नाम से एक ही व्यक्ति है। तो प्रधानमंत्री शब्द यूं तो व्यक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, अब वो एक व्यक्ति हट गया, अब दूसरा चुन करके आ गया, अब उसको भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। व्यक्ति भिन्न हो गया, व्यक्त्यंतर हो गया, लेकिन शब्द प्रधानमंत्री ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री शब्द किसको बता रहा है, सामान्य को बता रहा है कि वो कोई विशेषता थी जो इस तरह से चुन के आता है और होता है, तो वो प्रधानमंत्री शब्द से कहा जाता है। उसकी जगह दूसरा आएगा तो वो भी उसी शब्द से कहा जाएगा। ऐसे जिलाधीश है, बदलते रहते हैं, हर संस्था में जो अधिकारी हैं वो बदलते रहते हैं। पद के नाम से जब शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो एक के हटने पे जब दूसरा आएगा तो अब यहां वो शब्द सामान्य को बता रहा है। कुछ ऐसी चीज थी जो पहले वाले अधिकारी में भी थी और वही चीज दूसरे अधिकारी में भी है। तो ये जो प्रधान शब्द है ये प्रधानत्व को बता रहा है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है, मुखिया है, ये किसी सामान्य को बता रहा है जो अनेक व्यक्तियों में देखी जा रही है। तो यदि शब्द का अर्थ व्यक्ति है तो व्यक्त्यंतर में प्रयोग नहीं होगा। यदि आप उसको व्यक्त्यंतर में प्रयोग कर रहे हो तो सामान्य को कह रहे हो, आप व्यक्ति को नहीं कह रहे हो। और सामान्य को कह रहे हो तो यह आकृति हो गई, एक विशेष स्वरूप हो गया, उसी जैसा ये हुआ, सादृश्य को हो गया। ये सिद्धांति ने कहा था। इसका खंडन करते हुए उसने कहा कि सामान्य को नहीं कहता है, सामान्य और विशेष जिसमें रहते हैं उसको शब्द कहता है। ये सब करके खंडन करके फिर कहा तेन व्यक्त्यंतरे वृत्तिरदोष। पूर्व पक्षी कह रहा है कि मैंने जो शब्द को व्यक्ति के लिए कहा था, ये शब्द व्यक्ति को कह रहा है, ये जो वृत्ति हो रही है इसमें कोई दोष नहीं है। सिद्धांति बताएगा आगे दोष, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है दोष नहीं है। नहीं तत्सामान्यम, क्योंकि वो शब्द जिसको कह रहा है वो सामान्य है ही नहीं। सिद्धांति ने कहा था ये तो सामान्य को कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं वो सामान्य है ही नहीं, वो तो व्यक्ति है, इसलिए व्यक्त्यंतर में प्रयोग हो रहा है, कोई दोष नहीं है। ऐसा बात हुई। और अच्छा जी, जैसे गो शब्द है वो व्यक्ति में भी कह सकते हैं और जाति और आकृति और गोत्व है। तो व्यक्ति तो ठीक है, मान लिया उसको, हम तो जाति, आकृति और गोत्व में डिस्कशन कैसे करते हैं? देखो गोत्व क्या है, गोत्व तो जाति हो गई। आपने जाति विशेष को ले लिया, जाति शब्द से सब जाति आ गई, गोत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व, बहुत सारी जाति, सब तरह की जातियां आ गई इसमें। जातियां भी तो बहुत सारी होती हैं, द्रव्यों की जातियां होती हैं, गुणों की जातियां होती हैं, कर्म की जाति होती हैं। आप जाति तो कहीं भी ले आओ, चेतन ले लिया, सत्तावान ले लिया, जड़ ले लिया और जलचर ले लिया, थलचर ले लिया, आप कैसे भी वर्गीकरण कर लो जाति आ जाएगी उसमें। अनेकों का जिसमें समावेश हो रहा वो जाति आ जाएगी। तो जाति और गोत्व तो एक ही बात हो गई। और आकृति को भी जाति मान करके भी प्रयोग किया जाएगा, और नहीं तो आकृति मतलब उसका स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, आकार, जो लंबाई चौड़ाई फैलाव ये जो दिखाई दे रहा है ना, वो आकृति, संस्थान विशेष उसका। इसको जाति का जो दो अन्य है उसको वो पर्यायवाची मान सकते हैं? नहीं, गोत्व और जाति ये पर्यायवाची नहीं कह सकते। गोत्व एक जाति है, लेकिन जाति मतलब गोत्व ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जाति में तो बहुत सारी जातियां हैं, अश्वत्व भी है। गोत्व एक जाति है, अश्वत्व एक जाति है, लेकिन इनको पर्यायवाची नहीं कह सकते। गोत्व अश्वत्व को तो हटा दो। अब रहा जाति और आकृति। आकृति को यहां जाति के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आकृति थोड़ा विशिष्ट अर्थ भी रखती है। जाति से भिन्न आकृति, वो आकृति मतलब संस्थान विशेष होता है उसका जो आकार प्रकार है। यहां थोड़ा चूंकि जाति को जिस ढंग से यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वो आकृति वाला अर्थ अधिकार है, इसलिए आकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी यहां जाति और आकृति को एक मान करके कथन किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 276। इसमें जो पहला अनुच्छेद है उसकी अंतिम जो दो पंक्तियां सिद्धांति की है, यद्यपि उच्चते, ये दोनों पंक्तियां समझ में नहीं आई। यद्यपि उच्चेत, हाँ जी, ये जो बात है, हाँ जी।
इसको आप सिद्धांति की कैसे मान रहे हो? जो समाधान करके दिए व्याख्यान, हिंदी व्याख्यान। हाँ, इन्होंने नीचे समाधान लिखा है, वैसे कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जो पूछा है ना इन्होंने, ननु उभयत्र क्रियाया असंभवा एवं विपतिष्यते, ये पूर्व पक्षी का हो गया। तथा न व्यक्ति पद यद्यपि उच्चेता, और जो आपके द्वारा ये कहा जाता है व्रीहीन प्रोक्षति इति व्यक्ति लक्षणार्थ आकृति रीति शक्यम, उसी को ऊपर वाली बात को ही खोल रहे हैं ना ये यहां पर, यद्यपि उच्चेता व्रीहीन प्रोक्षति, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति लक्षणार्थ आकृति, व्यक्ति के लक्षण के लिए आकृति है यहां पर, यानी आकृति के द्वारा व्यक्ति को लक्षित किया जा रहा है। आकृति के द्वारा, देखो व्यक्ति लक्षणार्थ, ये विशेषण है आकृति का। आकृति कैसी है? व्यक्ति लक्षणार्थ है। व्यक्ति लक्षणार्थ का मतलब है व्यक्ति का लक्षण करने के लिए, व्यक्ति को लक्षित करने के लिए है आकृति, यानी आकृति के द्वारा व्यक्ति को लक्षित किया जा रहा है। आकृति को जान करके व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। यदि आकृति नहीं होगी तो व्यक्ति का पता नहीं लगेगा। यहां पर व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीहि शब्द से व्यक्ति का भी पता लग रहा है और आकृति का भी पता लग रहा है। दोनों बातें तो आ रही है ना, दोनों जात हो रहे हैं, लेकिन यहां पर है कौन, कहा किसको जा रहा है? विशेषण कौन है? विशेषण और विशेष्य के रूप में। तो व्रीहि शब्द से पहले आकृति का पता लगा, विशेषण, और उस विशेषण के द्वारा विशेषित किया गया व्यक्ति को। पहुंचेंगे तो व्यक्ति पर, क्योंकि व्रीहीन प्रोक्षति में प्रोक्षण क्रिया व्रीहि व्यक्ति में हो रही है, तो अर्थ तो व्यक्ति में जा रहा है, लेकिन आकृति क्या कर रही है यहां पर? आकृति का भी तो पता लग रहा है, तो आकृति व्यक्ति को विशेषित कर रही है। जैसे दंडी शब्द है, तो दंडी में किसको कहा जा रहा है? दंड वाले उस आदमी को, पुरुष को। और दंडा क्या है वहां पर? जान तो डंडे का भी हो रहा है, तो डंडा वहां पर डंडे वाले को विशेषित कर रहा है। तो डंडा उस व्यक्ति के लक्षण के लिए है, व्यक्ति के लक्षण के लिए, उसको लक्षित करने के लिए, उसके लक्षण के रूप में है। तो व्रीहीन प्रोक्षति इस वाक्य में व्यक्ति लक्षणार्थ आकृति रीति शक्यम, व्यक्ति को लक्षित करने के लिए आकृति है यहां पर, ये कह सकते हैं। अभिधेय व्रीहि का व्यक्ति ही होगा इस अर्थ में। और अन्यत्र जहां शेन चितम चिन्विता, अब यहां शेन चितम में शेन शब्द से क्या लिया जा रहा है? व्यक्ति या आकृति? आकृति लिया जा रहा है। व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीहि शब्द से क्या लिया जा रहा है? व्यक्ति। अब यहां पर अलग दूसरा उदाहरण है, ये विपरीत, शेन चितम चिन्विता, शेन शब्द से आकृति को लिया जा रहा है, तो मूल अंतिम अर्थ तो आकृति है, लेकिन शेन शब्द से व्यक्ति भी आ रहा है यहां पर। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? तो कहा आकृति लक्षणार्था व्यक्ति रीति। ये जो व्यक्ति कैसी है? आकृति को लक्षित करने वाली है। व्यक्ति के द्वारा आकृति को लक्षित किया जा रहा है। कैसी आकृति होनी चाहिए? शेन जैसी आकृति होनी चाहिए, शेन व्यक्ति जैसी आकृति होनी चाहिए, ऐसे। तो विशेषण विशेष्य में अंतर आ गया है। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी का कथन बनेगा। मेरे को कोई आपत्ति नहीं लग रही है, इसमें समाधान तो कुछ दिया नहीं गया है। इसको समाधान यद्यपि उच्चेता, ये कोई समाधान की भाषा नहीं है। और जो आपने ये कहा था, जो ये आपने कहा था, तो उसको यानी वही व्यक्ति पीछे वाला बोल रहा है, कुछ कह दिया फिर कहा और ये जो आपने कहा था, यानी उसी को बोल करके कह रहा है। ठीक है, आप समाधान के रूप में भी ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है यहां पर। एक तो इसमें जो आक्षेप और समाधान लिखे हुए हैं ना नीचे, उसमें भ्रांति नहीं हो जाए। कुछ जगह ऐसी आती हैं, आज भी मैं बताऊंगा आपको, और एक कल भी जो थी, इन्होंने वरुण जी ने भी जो बताया था, 277 इन्होंने पूछा था। 277 के ऊपर देखिए, ऊपर से ये जो हिंदी वाला लिखा हुआ है ना, रेखा के नीचे दूसरी पंक्ति में आक्षेप है, अंत में आक्षेप नहीं जो अर्थ। ये जो आक्षेप करने वाला है, ये तो आक्षेप करने वाला पूर्व पक्षी है,
और नीचे देखिए दूसरे अनुच्छेद में आक्षेप, यदि व्यक्त्यंतरों में भी, ये जो आक्षेप करने वाला है ये सिद्धांती है। आक्षेप का मतलब पूर्व पक्षी और समाधान करता मतलब सिद्धांती, ये नहीं है सब जगह पे। उल्टा हो जाता है कई बार, पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा और सिद्धांती ने उस पर आक्षेप किया, तो वो सिद्धांति की तरफ से भी हो जाएगा आक्षेप शब्द में। यहां समझने के लिए तो पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी ज्यादा संगत लगता है, उसमें भ्रांति नहीं होती है। नहीं तो आक्षेप और समाधान के अंदर उलझ जाता है कि सिद्धांत क्या है। महाभाष्य में कितना होता है यही नहीं पता लगता कि सिद्धांत पक्ष क्या है, कि किसने प्रश्न रखा, और वो जब तक कि बताए नहीं या तो समझ में आ रहा हो विषय, तब तो पता लग जाता है कि क्या, नहीं तो उलझ ही जाता है। और कितने प्रश्न और उत्तर 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 प्रश्न उत्तर होते 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 व्यक्ति उलझ ही जाता है, ये नहीं पता लगता है कि ये पूर्व पक्षी का है या सिद्धांति का है। अच्छे अच्छों को उसमें दिक्कत हो जाती है, खूब जानते हैं वो भी उलझ जाते हैं कि यहाँ पूर्व पक्षी है या उत्तर पक्षी, ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ है, और आज भी एक जगह आएगा तो मेरी दृष्टि से नीचे तो ठीक नहीं लिखा हुआ है, 278 पर पढ़ाते समय नीचे मेरे से पूछना और मैं बताऊंगा, वो गलत ढंग से हो गया है, मेरी ऐसी समझ है, नहीं तो संगति नहीं लगेगी। यहां ये जो 277 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में आक्षेप करने वाला है वो अलग व्यक्ति है, और दूसरे अनुच्छेद में जो आक्षेप शब्द से कहा गया है वो अलग व्यक्ति है, क्योंकि एक बात नहीं है वो। और मैं इसीलिए जब भी बोलता हूं बताते समय पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी में बोलता ही हूं सारे में, जहां भी बोलता हूं वहां लिख लिया करो, पूर्व पक्षी के लिए पू लिख लिया करो, उत्तर पक्षी के लिए ऊ लिख लिया करो, कि यहां से उत्तर पक्षी शुरू हो रहा है। ये मैं अंत तक बोलता रहूंगा, पूरे उसमें बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई इसी रंग से है, और इसके बिना मेरे को समझ में भी नहीं आता है कि है कौन बोल रहा है। बस पढ़ते जाओ, अर्थ करते जाओ, समझ में आ नहीं रहा है कि ये कौन बोल रहा है, और सिद्धांत पता नहीं लग रहा है। इसलिए ये विभाजन बहुत आवश्यक है कि बोल कौन रहा है, ये किस पक्ष की बात है। इसलिए मैंने सब जगह में मैंने लिख रखा है पूरे उसमें पढ़ते समय, और वो ऐसे ही नहीं कर लिया। वो वैसे तो बहुत सारा तो पता लग जाता है, लेकिन बहुत सी जगह संदिग्ध होता है कि नीचे कुछ और लिख रखा है, यहाँ कुछ है, तो उसको देख देख करके समझ के पूछ करके वो निर्धारित करके लिखा हुआ है, तो लगभग ठीक है। कहीं कहीं कोई गलत होगा तो सामने आएगा तो उसको ठीक कर लूंगा, लेकिन तो वो ठीक है, पूरा देखा हुआ है। पढ़ते समय भी लिख लिया था, फिर दूसरी बार पढ़ाते समय भी लिख लिया था, और अभी भी चल ही रहा है। तो पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी में बोलता ही हूं अवश्य ही। उसको जिनको स्वयं समझ में आता है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है कि सभी लिख लें उसमें, नहीं तो बाद में भ्रांति होगी। ये जो अभी इसको पूर्व पक्षी कह रहे, तो ये पूर्व पक्षी कथन कैसे बनेगा एक बार? कौन सा? यद्यपि उच्चेता। हाँ जी, हाँ, इसके आगे कि ये जो कहा गया था, अब देखो ये जो दो वाक्य थे, व्रीहिन प्रोक्षति और शेनिचितम चिन्विता, वैसे तो व्रीहिन प्रोक्षति पूर्व पक्षी ने लिया था और शेनिचितम चिन्विता सिद्धांति ने लिया था। आप यूं देखने लगो तो इस पूरे वाक्य को यदि आप सिद्धांति का मानते हो तो भी नहीं बनेगा, और पूर्व पक्षी का मानते हो तो भी नहीं बनेगा। एक एक तो बन नहीं सकता है। इसलिए किसी के भी मुख से बुलवा लो, कोई बात नहीं है, पर यह पूर्व पक्षी के मुख से अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि सिद्धांति तो यह कहता है कि आकृति को बताता है। ये जो विशेषण विशेष्य करके दोनों को मिला लेना है, ये पूर्व पक्षी कर रहा है। यहां पर माना जा सकता है एक अंश में, पर सिद्धांति तो देखो व्रीहिन प्रोक्षति में भी व्रीहि आकृति को ही कह रहा है, नहीं, हाँ आकृति को ही कह रहा है वास्तव में। व्रीहि शब्द यानी सिद्धांति का तो यह मत है व्रीहि शब्द भी आकृति को ही कह रहा है, लेकिन आकृति में संभव नहीं होने से लक्षणा से हम व्यक्ति में जाते हैं। शब्द क्या है, आकृति को ही रहा है, और शेन चितम में तो आकृति को कह ही रहा है, उसमें तो व्यक्ति पे जा ही नहीं रहे वैसे भी, इसलिए वो ऐसा नहीं कहेगा। कथन जो नीचे दूसरी पंक्ति वो कथन नहीं बनेगा फिर, अगर पूर्व पक्ष का माने तो शेन चितम चिन्वती वदितुम आकृत लक्षणार्थ व्यक्ति इति, लेकिन सिद्धांति तो इसको आकृति मान। देखो ये जो सारा वर्णन, आप कौन सी पंक्ति कह रहे हो? उसी के नीचे जो दूसरी पंक्ति है, यद्यपि उच्चते की अगली पंक्ति। हाँ हाँ जी, हाँ, उसमें बोलो आगे। अन्यत्रापि शेनजम चिन्वित इति वदितुम आकृत लक्षणार्थ व्यक्ति ही इति। हाँ, लेकिन सिद्धांति तो इसको आकृति मानता है। अब ये कह रहे कि आप इसको व्यक्ति मानते हो, लेकिन लक्षणार्थ आकृति कहते हो। ये अपनी बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि सिद्धांति को कि आप ऐसा मानते हो, ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसा मानते हो। ये तो शेनिचितम चिन्वित उदाहरण सिद्धांति ने दिया था, लेकिन इसकी व्याख्या पूर्व पक्षी कर रहा है अपने ढंग से कि हम यहां ऐसा मान लेंगे, यानी वो दोनों को ले रहा है। यहां पर वो इन शब्दों के द्वारा दोनों का ज्ञान करा रहा है। यद्यपि जाति का प्रयोग हो रहा है, आकृति को जना रहा है, लेकिन
व्यक्ति यहां पर विशेषण के रूप में आ रहा है, बिना विशेषण के विशेष्य को लक्षित नहीं किया जा रहा है, तो विशेषण लक्षण के रूप में आएगा और उससे उसको संकेत किया जाएगा। उधर उल्टा है, वहां पर आकृति के द्वारा व्यक्ति को लक्षित किया जा रहा है। ऐसे दोनों तरह से ठीक है। इसको पूर्व पक्षी का मान के चलें, कोई आपत्ति है नहीं मेरी दृष्टि से। तो इसमें नीचे इन्होंने जो समाधान लिखा है ये विचार नहीं है। ठीक है, और पूछना? इसी बात को रमन जी कह रहे हैं, सिद्धांत पूरे पक्ष को बात को उठा करके ये बात खत्म कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। नहीं, क्यों कह रहा है वो? पूरे पक्ष ने बात उठाया नहीं, अगर इसको हम सिद्धांति की तरफ से माने तो पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है। पूर्व पक्षी ने इस ढंग से तो पहले नहीं कहा है ना। देखो यहां ये जो भाषा है ना, यद्यपि उच्चेत व्रीहीन प्रोक्षति थी व्यक्ति लक्षणार्थ आकृति रीति शक्यम, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और नीचे भी आकृति लक्षणा व्यक्ति रीति शक्यम, ऐसा हो सकता है। ये कौन क्या, ये पूर्व पक्षी की तरफ से समझ लो कि ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है। आगे भी देखना, वो पूर्व पक्षी कई विकल्प देगा कि अच्छा अब ऐसा मान लो, चलो ऐसा मान लेते हैं। सिद्धांति तो एक ही पक्ष को लेकर के चल रहा है, जो कि निचली पंक्ति में अगले अनुच्छेद में ही देखो, किम पुनरत्र ज्याया, यहां क्या प्रबल है, तो आकृति शब्दार्थ है। एक ही चीज कह रहा है, आकृति शब्दार्थ। इतना ही ये सिद्धांत पक्ष यही है, इसलिए वो जो ऊपर वाला है इसको सिद्धांत की तरफ से ना मान करके पूर्व पक्षी की तरफ से माने। इसमें भ्रांति का कारण क्या है कि किम पुनरत्र ज्याय, ये प्रश्न तो पूर्व पक्षी का कहा गया है, क्योंकि आकृति शब्दार्थ है इति ये सिद्धांति का मान करके किया है। तो चूंकि किम पुनरत्र ज्याय पूर्व पक्षी का, तो इससे पहले सिद्धांति आना चाहिए, ये मान करके वहां पर सिद्धांति का कह दिया गया है। जबकि कोई बात नहीं है, पूर्व पक्षी ने ये सब बातें कही कि देखो ऐसा ऐसा यहां ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो अब इनमें बताओ दोनों में से है कौन सा ठीक, कौन सा पक्ष प्रबल है? तो इस रूप में संगति लग सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक। तो एक बात, दूसरी प्रश्न, सैद्धांतिक रूप में तो शब्द का अर्थ व्यक्ति और जाति दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिद्धांति भी उसी आकृति को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी दोष आ जाएगा। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से शब्द का अर्थ दोनों होने चाहिए, ये कैसे सैद्धांतिक रूप से? क्यों सैद्धांतिक रूप से, ऐसा कैसे? क्योंकि न्याय दर्शन में भी और महाभाष्यकार में भी शब्द का अर्थ व्यक्ति जाति दोनों मानते हैं। ठीक है, यहां जो विशेष विवेचना की गई इसमें, ये तो इसको आकृति ही मानते हैं, इसीलिए सारी विवेचना की जा रही है। वो सिद्धांत पक्ष है ऐसा नहीं, इनकी दृष्टि से वो पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष नहीं है। सामान्य रूप से ठीक है, दोनों अर्थ आते हैं। यहां चूंकि शब्दार्थ संबंध और ये सारा वाक्यार्थ बोध की ही चर्चा है, इसलिए ये इसके लिए विशेष ग्रंथ माना जाता है इसको। हालांकि जब वर्णन चलता है तो वो ये मानते हैं, ये वो मानते हैं, लेकिन मेरा झुकाव इस तरफ है कि मीमांसा वाला पक्ष इसमें प्रबल है। मीमांसा वाला पक्ष की शब्द आकृति को कहता है, व्यक्ति पे लक्षणा से जाते हैं हम, कहता है वो उसको असंभव होने से कहता है। हाँ, ये मीमांसा का कहना है कि ये आकृति पक्षी शब्द का मतलब आकृति मान, आकृति को शब्द आकृति को कहता है। उसमें इनके जितने तर्क हैं बहुत सारे आ ही रहे हैं कि यदि एक शब्द एक ही व्यक्ति को कहता है तो एक ही व्यक्ति को कहना चाहिए, फिर वो बहुतों को क्यों कह देता है? गाय शब्द इसके लिए भी प्रयोग हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, क्यों? प्रवृत्ति निमित्त बताइए, आप उसका कारण बताइए। अब गायों के हम नाम भी लग देते हैं, किसी का लीला, किसी का जमुना, किसी का यमुना। अब वो गंगा यमुना जमुना वो सब गायों के लिए लग जाता है क्या? ये व्यक्ति को कह रहा है, क्योंकि वो दूसरी जगह नहीं घटता है। जाति को, जाति क्या होती क्या है? अनेकों में एक होती है। जब एक शब्द अनेकों में प्रयोग किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये शब्द जिस चीज को कह रहा है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मनुष्य एक शब्द हो गया, अब मनुष्य हम सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य।
तो जब एक शब्द अनेकों में प्रयोग किया जा रहा हो तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो इसमें भी है, उसमें भी है और इसमें भी है। समानता देखी जाएगी, और वो समानता क्या होगी? वो मनुष्यत्व की होगी। अब यही तो सामान्य हो गया, यही तो जाति हो गई, यही तो आकृति हो गई। कोई मनुष्य की आकृति है इसलिए मनुष्य कहते हैं, मनुष्य की जाति है इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। तो चूंकि इन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग अनेकों में देखा जा रहा है और समान प्रवृत्ति निमित्त से देखा जा रहा है, समान प्रवृत्ति निमित्त से देखा जा रहा है, तो वो शब्द जातिवाची आकृतिवाची होगा। अब एक नाम है, मान लो आपका नाम लोकेश है, अब लोकेश और भी कई हो गए। कोई ये कहने लगे, वितर्क करने लगे यहां पर, और व्यभिचार दिखाने लगे, देखो ये लोकेश शब्द तो कईयों का है, तो कईयों का है, कईयों में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी जातिवाची हो जाएगा? नहीं भाई, वहां प्रवृत्ति निमित्त क्या है? क्यों आपको लोकेश कहा गया? क्या वही प्रवृत्ति निमित्त दूसरे में है जो उसको लोकेश कहा गया है? नहीं। मनुष्य के लिए कह सकते हैं कि मनुष्य इतने लोगों को कहा जा रहा है, इतने को गो का गाय कहा जा रहा है, वहां प्रवृत्ति निमित्त हमारे को दिखाई देगा सामान्य कि यहां इसलिए किया जा रहा है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जिसके हमारे नाम, मान लो एक ही नाम वाले सैकड़ों हजारों लोग भी हो सकते हैं एक एक जगह पे, उसी नाम वाले से होते हैं, और वहां प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, वो तो नाम रखे गए हैं वैसे, इसलिए वो शब्द अनेकों में प्रयोग किए जाते हुए भी जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक शब्द सामान्य को देखते हुए प्रवृत्त होगा, इसलिए सामान्य का मतलब जाति लेते हैं। सामान्य मतलब समानता देखेंगे, यहां भी वो चीज है, यहां भी वो चीज है, वहां भी वो चीज है, इसलिए वो शब्द वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। जब जब हमें ये मिलेगा, तब तब हम मानेंगे कि ये शब्द जातिवाचक है। और एक ही नाम जब अनेक व्यक्तियों को, पुरुषों के, मनुष्यों के देखे जा रहे हैं, वहां आप कोई प्रवृत्ति निमित्त नहीं बता सकते कि जिस कारण से इसका नाम है उसी कारण से उसका है, ये नहीं कह सकते। और करेंगे तो व्यभिचार आएगा। हम कहने लगेंगे ये भी मनुष्य है, देखो इसके भी 2 आंख नाक कान है, इसके भी हैं, तो फिर तो और बाकी सब भी है, उनका भी लोकेश नाम रख दो। वो प्रवृत्ति निमित्त नहीं घटेगा, वहां पर अयादाति व्याप्ति को प्राप्त होगा। इसलिए नाम जो, वैसे जो नाम है, ये नाम कैसे होते हैं? जातिवाची आकृतिवाची होते हैं। ये मीमांसकों का सिद्धांत, ये प्रबल है। हालांकि ठीक है, इसमें पक्ष विपक्ष सब चलते हैं, विचार वो चलता रहेगा जिंदगी भर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो इनकी दृष्टि है, उसको समझ रहे हैं। हो गया? हाँ। ओम। आचार्य जी, अगर मीमांसा में सभी शब्दों को जातिवाचक माना गया है, तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि सारे ही शब्द यौगिक हैं, क्योंकि जातिवाचक होने के लिए प्रवृत्ति निमित्त आवश्यक। हाँ, यौगिक मानेंगे, यौगिक मानेंगे, फिर योग रूढ़ी बन जाते हैं। ठीक है, यौगिक पक्ष, और यौगिक पक्ष बहुत प्रबल पक्ष है वैदिक पूरे इसका साहित्य का। यौगिक जो पक्ष है, निरुक्तकार और ये सब तो है, यौगिक ही मानते हैं। ठीक है, अब कुछ रूढ़ी शब्द भी मान लेते हैं भाई, जिनका हमारे को प्रकृति प्रत्यय पता नहीं लग रहा है, तो रूढ़ी मान लेते हैं, व्याकरण उसको भी मान लेता है। पर फिर भी वहां भी निरुक्त कहता है कि वहां भी प्रकृति प्रत्यय की विवेचना करके देख लो, व्याकरण कर देगा वहां पर भी। तो सबको तो यौगिक ही माने, और महर्षि दयानंद इस पक्ष के बड़े समर्थक रहे हैं कि ये यौगिक अर्थ हैं, रूढ़ी नहीं है, यौगिक अर्थ हैं। आचार्य जी, और एक बात थी, जैसे जो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, तो मीमांसा के अनुसार अगर हम माने कि जातिवाचक होते हैं, तो यहाँ पर तो देवदत्त शब्द व्यक्तिवाचक है। मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मैं अभी जो बोल रहा था इनको, वो समझ गया, मैं आगे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो व्यक्तिवाचक है, तो उसको भी अगर जातिवाचक कुछ लोग ऐसे घटाते हैं, क्योंकि देवदत्त जब छोटा था तब उसका नाम रखा गया था देवदत्त, लेकिन अब उसकी अवस्था बड़ी होगी तब भी वो देवदत्त कहला रहा है। अगर उसका एक हाथ कट जाता है तब भी वो देवदत्त कहलाता है। इसका मतलब वो एक आकृति विशेष, मतलब उस द्रव्य का नाम नहीं था। अगर द्रव्य का नाम होता तो वो द्रव्य के बदलने से, अवस्था परिवर्तन होने से वो हो जाता था, लेकिन वो भी जातिवाचक। ये कोई तर्क नहीं हुआ विशेष, ये कोई बात नहीं हुई कि ये व्यक्ति का वाचक है। ये तो आप व्यक्ति पक्ष में भी दोष आएगा, ये तो जाति पक्ष में है, तो ये तो देवदत्त तो शब्द जाति को बोल ही नहीं रहा है ना। ये जो देवदत्त नाम रखा गया, ये व्यक्ति को कह रहा है, ये असाधारण विशेष व्यक्ति को बोल रहा है। भिन्न भिन्न अवस्था में रहने वाला जो देवदत्त है, अलग अलग है वो, तो उस सभी अवस्था से युक्त जो देवदत्त है, उसको उस जैसा कोई और, उस जैसा कोई और है क्या? नहीं, जिस समय में नाम रखा गया उसके बाद में वो अलग ही बदल गया देवदत्त। तो बदल गया तो क्या हुआ? इससे क्या कहना चाह रहे हो आप?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देवदत्त शब्द भी जातिवाचक है। तो जो जाति होती है वो बदलती रहती है। तो नहीं, आप तर्क क्या दे रहे हो कि देवदत्त शब्द जातिवाचक है। क्यों है जातिवाचक? क्योंकि पहले बच्चा था, फिर बड़ा हो गया और कभी हाथ भी कट गया। ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन आते हुए भी उसी में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जाति के लिए ये कहा जाता है कि वो बदलती नहीं है। जो बदल रहा है वो व्यक्ति होता है। तो ये जो नाम रखा गया है, क्योंकि जो अगर बदलने के कारण बदलता व्यक्ति है, अगर व्यक्ति वाचक होता तो व्यक्ति के बदलने पर नाम भी बदल जाना चाहिए था। ये आपका उसमें तर्क है। ऐसा नहीं है। वहां पर अगर जाति को कहा जा रहा है, यहां जो आप कह रहे हो ना, एक अंग भंग होने पर भी वो व्यक्ति वही रहता है, जाति भी रहती है। आप केवल इतना सा लक्षण देख रहे हो कि व्यक्ति तो बदलता है और जाति अपरिवर्तन होती है। तो लेकिन व्यक्ति भी एक देश के नष्ट होने पर भी वही व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि मुख्य बात वहां पर अभी भी है। हाथ के कटने पर भी वही व्यक्ति कहलाता है, होता वो व्यक्ति ही है। एक अंग से भिन्न मतलब छिन्न है, वो रहित है, तब भी वो व्यक्ति ही कहलाता है। इससे इसको जाति सिद्ध नहीं हो जाती, व्यक्ति में भी घटता है ये तो लक्षण। और अगर इसको आप जाति कह रहे हो, इसको देवदत्त को, तो उस जैसा और कौन है? क्योंकि जाति के लिए हमें अनेकों को दिखाना पड़ेगा। अवस्थाएं नहीं है, तो अवस्थाओं में समानता क्या है? अगर आप उसको अवस्था को कह रहे हो तो अवस्थाएं तो समान नहीं है, अवस्थाएं तो जाति नहीं है। सबके अंदर देवदत्त तत्व है, इसलिए उसको देवदत्त कह रहे हैं। देवदत्त तत्व कुछ नहीं होता है, वो सबके अंदर एक है, वो सब अलग अलग नहीं है। आप जाति का वो लक्षण कि अनेकों में भी जो एक रहती है, भेद होने पर भी एक ही रहती है। भिन्नेषु अभिन्ना, छिन्नेषु अछिन्ना, ये जो लक्षण किया जाता है, तो वो अलग अलग व्यक्तियों को देखा जाता है। यहां आप व्यक्ति नहीं बदल रहे हो, एक ही व्यक्ति में भेद आ रहा है और आप उसको अलग अलग व्यक्ति मान करके कल्पित करके और उसमें जाति का आरोप कर रहे हो। व्यक्ति तो एक ही है, वहां पर भिन्नता तो दिखाई दे, भिन्नता दिख रही है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदला है। व्यक्ति ही परिवर्तन हो गया। व्यक्ति नहीं परिवर्तित हुआ, बूढ़ा हो गया तो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति बदला है का मतलब एक जो व्यक्ति है उसमें बदलाव आया है। व्यक्ति बदलने का मतलब होता है कि एक आदमी यहां कुर्सी पे बैठा है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ड्यूटी पे आ गया है। अब ये व्यक्ति बदलना, एक की जगह दूसरा आना, ये व्यक्ति बदलना अलग होता है, वो घटेगा यहां पर। आप जो कर रहे हो है एक ही व्यक्ति है और उसमें बदलाव आ रहा है, तो ये व्यक्ति बदल गया, ये अलग चीज हो गई। व्यक्ति बदलना शब्द के दोनों अर्थ होते हैं। तो जब एक की जगह दूसरा आता है, एक की जगह दूसरे में भी वो देखा जाता है, तब जाति का प्रयोग होगा। एक ही व्यक्ति में जो बदलाव आ रहा है, इससे व्यक्ति नहीं बदला है। आप ये बताओ बदलाव किस में आ रहा है? ये जो आप कथन कर रहे हो कि आपके वचन को दोहरा के प्रश्न कर रहा हूं मैं। आपका प्रश्न है कि ये जो उसमें बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था आ रही है, बदलाव आ रहा है, फिर भी देवदत्त शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी कोई ऐसी चीज है जो अपरिवर्तनशील है वहां पर, और वो जाति होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो बदलाव आ रहा है ये किसमें आ रहा है? कितने व्यक्ति हैं? ये एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है, लेकिन पहले एक था, अब वो बदल के दूसरे रूप में आ गया। एक ही व्यक्ति है ना, आपने बोल दिया ना, एक ही व्यक्ति है वो, एक ही व्यक्ति है। तो उसको जाति तब कह सकते हैं जब ये ही इसका जो जातित्व है, जिसके लिए देवदत्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो अन्य व्यक्ति में भी दिखाई दे। जी, एक ही व्यक्ति तो है, लेकिन एक बालक अवस्था में जो एक व्यक्ति है, वो वृद्धावस्था में वो व्यक्ति भिन्न हो गया, अवस्था भेद से उसमें परिवर्तन हो गया। इसीलिए मैंने आपसे बुलवाया था कि ये जो बच्चा, युवा, वृद्ध और हाथ कटा है, ये एक ही व्यक्ति है। तो आपने एक व्यक्ति बोला था, आपने पूछा था कि किसमें परिवर्तन हुआ, व्यक्ति किसमें हुआ, तो मैंने कहा व्यक्ति में। तो व्यक्ति एक है या अनेक है? तो व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है। परंतु बालक, वृद्ध इत्यादि भेद से देखेंगे तो अवस्था भेद से उसमें भिन्नता तो आएगी। नहीं, यही तो बिंदु गलत कर रहे हो। मैं एक व्यक्ति है या व्यक्त्यंतर है, उसमें दो तरह के अर्थ होते हैं, आप भिन्न अर्थ ले रहे हो जबरदस्ती। और ये कुतर्क के रूप में जिसने भी प्रयोग किया होगा कि यहां भी हम माने, या टिप्पणी की होगी, चर्चा किसी टीका वीका में पढ़ा होगा आपने, कहीं है वर्णन है ये? है व्याकरण भाष्य में? किसमें? नहीं, ये महाभाष्य के अंदर आया है। हाँ, तो इसमें व्यक्ति तो वही है ना, ये तो कुतर्क है। नहीं है, वो जाति नहीं माना जाएगा। देवदत्त जो आप मीमांसा की दृष्टि से देखिए। नहीं, तो जी इसमें ये बात आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर तर्क कर रहे हैं
कि अगर हमने एक गाय को गाय कहा, अगर व्यक्तिवाचक है वो गाय शब्द, तो दूसरे गाय में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार से यदि हमने एक बालक को हमने देवदत्त नाम दिया, तो अब वृद्ध हो गया तो उसको देवदत्त कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक विशेष अवस्था में उसको नाम दिया गया है। विशेष अवस्था का नाम नहीं था? नहीं, नाम विशेष अवस्था का नहीं था, लेकिन विशेष अवस्था से युक्त एक नहीं। अच्छा, महाभाष्य में ये क्या पूर्व पक्ष का है, सिद्धांति का है? इसका खंडन किया है या नहीं? ये स्वीकार्य है ये? नहीं, महाभाष्य का जो आप बता रहे हो थोड़ा अलग रूप में आता है, जैसे जाति वैसे सीधा सीधा नहीं बताया उसको। हाँ। जैसे आज भोजन खाया देवदत्त और 2 दिन के बाद खाता तो वो देवदत्त बदल गया, ऐसे वहां पर कथा है। नहीं, इससे सिद्ध क्या करना चाहिए? ये तो एक उदाहरण हुआ नहीं, कि आज जो रोटी खाने वाला देवदत्त है, 2 दिन बाद में जो रोटी खा रहा है, तो कुछ तो परिवर्तन आ ही गया है, हर व्यक्ति में आता है। तो इससे ये तो उदाहरण हुआ, सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं वहां? 2 अलग अलग हो गए ना, ऐसे कहना। तो नहीं, तो इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं वहां? 2 अलग अलग हो गए तो मतलब प्रसंग क्या है वहां पर? कारक मध्य है तो 2 कारक मान रहे हैं, जबकि कारक देवदत्ता ही है, फिर भी उसको 2 मानकर कर रहे हैं। आचार्य जी, इसमें स्वामी जी जो बता रहे हैं वो अलग बात है और ये अलग बात है, क्योंकि अच्छा चलो, या तो महाभाष्य का वो प्रसंग देखते हैं, उसको बात करते हैं। लेकिन अभी जो बात है, मैंने अपना समाधान वैसे दे दिया है, 2-3 बार बोल दिया है। आप जो कह रहे हो वो नहीं घटेगा वहां पर। वो व्यक्ति नहीं बदल रहा है। व्यक्ति बदलने के 2 तरह से अर्थ हो रहे हैं। फिर बोल रहा हूं आपकी बार, इसके आगे नहीं बोलूंगा। व्यक्ति बदलने का 2 अर्थ होता है। एक ही व्यक्ति है और उसमें बाल्यावस्था वृद्धावस्था आ रही है, इसको भी हम कहते हैं व्यक्ति बदल रहा है। ये वो व्यक्ति बदलना नहीं है, इसका वाक्यार्थ बोध वो नहीं है। एक है कि भाई आज ये व्यक्ति चौकीदार है, कल दूसरा व्यक्ति चौकीदार हो गया, तो वह व्यक्ति बदल गया है। व्यक्ति बदलने का यहां ये अलग अर्थ है। तो वहां जो है वहां व्यक्ति बदला नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं व्यक्ति नहीं बदला है, मतलब एक चौकीदार की जगह राम की जगह श्याम नहीं आया है, ऐसे व्यक्ति नहीं बदला है। व्यक्ति वही है, वही व्यक्ति, और उसको बोध भी रहता है कि मैं ही बचपन में था और मैं ही वृद्धावस्था में हूं और मैं ही युवा हूं। ये बोध भी वहां पर रहता है। प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकते। वो व्यक्ति तो एक ही है। और यदि आप उसको देवदत्त शब्द को जाति में मान रहे हो, तो उस जैसा कम से कम एक और होना चाहिए। ये तो अंत्य विशेष है, उस जैसा कोई नहीं है, उस देवदत्त जैसा असाधारण विशेष है। इसलिए ये एक ही व्यक्ति है, यहां जाति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाति शब्द का ही प्रयोग नहीं होगा। अनेकों में एक होना चाहिए, वो अनेक लाओगे कहां से आप? इसलिए इसको जाति का प्रयोग करना तो गलत ढंग से हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, इस पर और विचार कर सकते हैं, क्योंकि गंभीर विषय रहता है और शास्त्रीय चर्चा महाभाष्य आदि में इसकी बहुत की गई है। इनका और पक्ष देख लेते हैं हम, अभी और आगे ये विषय चल रहा है। पर ये तो शब्द का मतलब आकृति जाति ही मानते हैं, यही पुष्टि है इनकी। ठीक है, तो आगे चलें फिर। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 277, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का 3य पाद और 33वें सूत्र का भाष्य चल रहा है। हमने इसमें पूर्व पक्षी की भी कुछ बातें देखी थी, इसको थोड़ा फिर पीछे से देख लेते हैं, क्योंकि आगे जो उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति का, वो उसी बात के ऊपर है। तो ये जो दूसरा अनुच्छेद है, यहीं से देखिए। यदि व्यक्त्यंतरेषु अपि भवति, यदि शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति में भी होता है, जैसा पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था कि व्यक्त्यंतर में वृत्ति में दोष नहीं है, यदि ऐसा होता है तो सिद्धांति कह रहा है सर्व सामान्य विशेष वियुक्तायाम अश्व व्यक्तो गौ शब्द किम इति न वर्तते। तो सब सामान्य विशेष से वियुक्त जो अश्व शब्द है, अश्व जो व्यक्ति है, उसमें भी गौ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि गौ शब्द कहां प्रयोग होगा? पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि व्यक्त्यंतर में प्रयोग होगा। व्यक्त्यंतर में प्रयोग होगा तो कैसे, किस आधार पर कह रहा था? कि सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त है, इसलिए व्यक्त्यंतर में भी हो जाएगा। तो बोले वो तो फिर अश्व भी सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त है, वहां भी हो जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होता। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा था येषु एव प्रयोगो दृष्टा तेषु वर्तिष्यते न सर्वत्र। अब ये प्रयोग पे आ गया, नई चीज ले आया भी, नहीं उसका प्रयोग ही नहीं देखा जाता है अश्व में गो शब्द का, तो इसलिए नहीं होंगे। जैसा प्रयोग होता है उसके आधार पर करेंगे, तो प्रयोग पे आ गया। न च अश्व व्यक्तो गो शब्द प्रयोग, गो शब्द से प्रयोगो दृष्टा तस्मात् तत्र न वर्तिष्यते, इसलिए गो शब्द अश्व में नहीं जाएगा। यहां तक हमने देखा था। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। यदि यत्र प्रयोगो दृष्टस् तत्र वृत्ति। पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया था उसी को पकड़ा है इसने। आप कह रहे हो कि जहां प्रयोग होता है वहीं पर ही वृत्ति होगी, वहीं पर यह शब्द देखा जाता है, उसकी वृत्ति देखी जाती है। अगर आप ऐसा मानते हो तो इसका क्या मतलब हुआ
यत्र प्रयोगो दृष्टा है, जहां पहले प्रयोग देखा गया है वहीं पर ही होगा, और जिसमें पहले प्रयोग नहीं देखा गया है उसमें नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ, जहां प्रयोग पहले देखा गया है वहां होगा, और जहां प्रयोग पहले नहीं देखा गया है वहां नहीं होगा। तो देखो उसके लिए क्या उत्तर दे रहा है, कैसे। अब छठे साठ्यम होता ही है, तो बोले अद्य जातायाम गवि प्रथम प्रयोगो न प्राप्नोति तत्र अधिष्ठत्वात्। अब जो सबसे अभी अभी उत्पन्न हुई है गाय, बच्चिया उत्पन्न हुई है, बोले उसमें गाय शब्द का प्रयोग कैसे करोगे? क्या उसमें पहले गाय शब्द का प्रयोग देखा है आपने? पहले गाय शब्द का प्रयोग देखा है क्या? वो तो उत्पन्न हुई है, तो कैसे प्रयोग करोगे? तो जहां प्रयोग देखा जाता है वहीं प्रयोग होता है, ये जो हेतु दिया जा रहा है वो नवजात शिशु में नहीं लगेगा। और दूसरी जगह भी कर लो कि हमारे सामने कोई गाय आई, हमने तो उस गाय को पहले गाय शब्द से कभी नहीं सुना, हम दूसरी गायों को गाय बोलते रहे हैं, लेकिन एक नई गाय हमारे सामने आई और अब उसको देख करके हम गाय शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं? क्या हमने उस गाय में गाय शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा होता हुआ देखा है, दृष्ट है? फिर हम कैसे कर देते हैं? कैसे कर देते हैं? जाति के कारण करते हैं। तो व्यक्ति के कारण जो दृष्ट प्रयोग जहां देखा जाता है वहां बोले इसके तो व्यभिचार होंगे। तो जो सद्यजात उत्पन्न है उसमें तो ये प्रयोग नहीं प्राप्त होगा। क्यों? तत्र अदृष्टत्वात्, आपका हेतु था जहां दृष्ट है वहीं पर होगा, यहां तो अदृष्ट है। और सामान्य प्रत्ययश्च न प्राप्नोति, और कोई सामान्य प्रत्यय करने लगे कि ये भी गौ है, ये भी गौ है, इयमपि गौरिति, इयमपि गौरिति। इयमपि गौ का मतलब है वो बच्चा, और इयमपि गौ दूसरा है, उसका मतलब है उसकी मां। ये दो अलग अलग, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ऐसा सामान्य प्रत्यय तो आपके पक्ष में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि समानता देख करके आप करने लगोगे वो तो फिर आकृति आ जाएगी, आप व्यक्ति को तो फिर नहीं ले रहे हो। अथवा इयम वा गौरिति, इयम वा गौरिति स्यात्, अथवा आपके पक्ष में होगा या तो ये गाय है या तो ये गाय है, क्योंकि जो दृष्ट पूर्व है वो तो गाय होगी, जो दृष्ट पूर्व नहीं है वो गाय नहीं होगी। और लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं तो लगेगा या तो ये गाय है या ये गाय, दो तो हो नहीं सकती क्योंकि व्यक्ति ही है। तो इयम वा गौरिति, इयम वा गौरिति स्यात्, ये अनिष्ट होने लगेगा। भवति तु सामान्य प्रत्ययो अतिष्ठ पूर्वायाम अपि गो व्यक्तौ। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, भवती ऐसा देखा जाता है कि सामान्य प्रत्यय ज्ञान होता है अदिष्ट पूर्व में भी, जिस गाय को पहले नहीं देखा है, यानी नवजात है वो भी या वैसे भी नहीं है, गो व्यक्तौ, जो भी गो व्यक्ति है जिसमें अदिष्ट पूर्व है तो भी सामान्य प्रत्यय गाय का तो देखा जाता है। तस्मात् न प्रयोगापेक्षो गो शब्दो व्यक्ति वचन इति शक्यते आश्रयितुम। इसलिए न प्रयोगापेक्ष, गो शब्दो व्यक्ति वचन है, ये विपरीत अल्पविराम में लिखा हुआ है कि गो शब्द व्यक्ति का व्यक्तिवाचक है। ये कौन कह रहा था? पूर्व पक्षी। ये प्रयोगापेक्ष आश्रयित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? गो शब्द व्यक्तिवाचक है, प्रयोगापेक्ष है, प्रयोग ऐसा देखा जाता है, इसलिए बोले प्रयोगापेक्ष इसका आधार प्रयोगापेक्ष नहीं हो सकता, प्रयोग को इसका आधार नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग में तो व्यभिचार आ रहे हैं। अब ऐसे में पूर्व पक्षी एक नई बात कह रहे हैं, एवं तरही शक्ते स्वभाव एषः। तो हम ये कह लेंगे ये शक्ति का स्वभाव, एक शक्ति विशेष है जिससे ये शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाता है, शक्ति है उसकी। कैसे? यत कस्यांचित व्यक्तो वर्तते कस्यांचित न। इस शब्द की अपनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति में तो प्रयोग किया जाता है और किसी व्यक्ति में प्रयोग नहीं किया जाता। एक नई बात ले आया। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दिया, यथा अग्निरुष्ण उदकम शीतम एवं एतद् भविष्यति। जैसे अग्नि गर्म होती है और उसमें उष्णता जो है वो स्वाभाविक है, इसलिए अग्नि को उष्ण कहते हैं। अग्नि में उष्णता का प्रयोग हो जाता है और जल में शीतलता का प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही प्राणी विशेष में गो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। शब्द की शक्ति ही ऐसी है कि वो उसी को बताएगी, अग्नि की शक्ति ही ऐसी है कि वो उष्ण करेगी, उसका स्वभाव है। ऐसे ही ये शब्द की शक्ति है कि वो गाय में ही जाएगी। इस तरह से एक विचित्र उत्तर दे दिया। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है नैवम सिद्ध्यति, ये तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? नहीं एतद् गम्यते, ये पता नहीं लगता है कि कस्यांचित व्यक्तो वर्तते कस्यांचित न इति। ये जो शक्ति है वहां तो अग्नि में उष्णता है या जल में शीतलता है, ये तो हमें पता लगती है शक्ति वहां पर, लेकिन शब्दों में तो ये शक्ति पता नहीं लगती कि गो शब्द है और इसमें कौन सी वो शक्ति है जिससे कि वो गाय को ही प्रयोग कर रहे, गाय में ही लग रही है, और अश्व में कौन सी ऐसी शक्ति है शब्द में जो कि वो अश्व पे ही घट रहा है। वो तो वहां कोई शक्ति तो दिखाई देती नहीं है।
तो न ही एतद् गम्यते कस्यांचित व्यक्तौ वर्तते, किसी व्यक्ति में है कौन? शक्ति, और कस्यांचित न, और किसमें ये शक्ति नहीं है ये पता नहीं लगता है। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम एतत्, ये बात तो ठीक है आपकी, तो ऐसे में गोत्वम लक्षणम भविष्यति थी, ये जो गोत्व है ये लक्षण के रूप में आ जाएगा और व्यक्ति को लक्षित कर देगा। गो शब्द बोला और उससे गोत्व का ज्ञान होगा और उससे फिर व्यक्ति का पता लग जाएगा। जाति, गोत्व जाति लक्षण के रूप में आ जाएगी। यत्र गोत्वम तस्याम व्यक्तौ रीति, जिसमें गोत्व होता है वहां उस व्यक्ति में गो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। गोत्वाकृति को लेके आ गया ना पूर्व पक्षी में। सिद्धांति कह रहा है एवं तरही विशिष्टा व्यक्ति प्रतीयेता, बोले अगर ऐसा मानोगे तो विशिष्ट व्यक्ति की प्रतीति होगी। विशिष्ट का मतलब है विशेषण से युक्त। विशेषण क्या है? आकृति। आकृति से विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा। आप जिस ढंग से कह रहे हो तो वहां पर व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है पूरा पूरा, विशेषण से युक्त व्यक्ति का बोध हो रहा है। ऐसा ही किया ना पूर्व पक्षी ने। तो एवं तरही विशिष्टा व्यक्ति प्रतीयत है। आगे कह रहे हैं यदि च विशिष्टा, और अगर आप मानते हो कि ये विशिष्ट होकर के, आकृति से विशिष्ट होकर के व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो पूर्वतरम विशेषणम अवगम्यता, तो शब्द से पहले किसका ज्ञान होगा? विशेषण का, आकृति का ज्ञान होगा, फिर व्यक्ति का ज्ञान होगा। न ही अप्रतीते विशेषणे विशिष्टम केचन प्रत्येतुम अर्हन्ति। विशेषण की प्रतीति नहीं हो तो कुछ भी विशिष्ट ज्ञात नहीं हो सकता। एक बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि शब्द से जब हम व्यक्ति पर जाते हैं तो पहले यदि आकृति का ज्ञान होता है और आकृति विशेषित कर रही है, तो शब्द से जब हम व्यक्ति पे जाते हैं तो पहले आकृति का यानी विशेषण का ज्ञान होता है। किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो पहले विशेषण का ज्ञान होता है या पहले विशेष्य का ज्ञान होता है? चाहे तो हम शब्द से जाने चाहे वैसे जाने, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देखें, विशेषण और विशेष्य, गुण और गुणी दो चीजें हो गई। हमें पहले किसका ज्ञान होता है? गुण का होता है या पहले गुणी का होता है? और विशेषण का होता है या विशेष्य का होता है? विशेषण का। ये कहते हैं विशेष्य का, विशेषण का ही। शब्द को बोलने पर पहले किसका ज्ञान होता है? पहले विशेषण का ज्ञान होता है, फिर विशेष्य का ज्ञान होता है। पहले एक सामान्य मनुष्य लगेगा कि हाँ कोई व्यक्ति है, फिर आएगा कि ये वो व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। यानी व्यक्ति बाद में आता है। तो इस दृष्टि से सिद्धांति, आगे और चर्चा चलेगी, पूर्व पक्षी भी बोलेगा, सिद्धांति भी बोलेगा। उसका तात्पर्य क्या है कि आप शब्द से यदि आप आकृति विशेषण लेकर के विशेषित कर रहे हैं व्यक्ति को, तो भी शब्द से ज्ञान किसका हो रहा है? पहले आकृति का ही हो रहा है। तो शब्द आकृति को ही बता रहा है पहले। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, यही विषय आगे और चलेगा। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।